नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज़ में। आइए आज हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे और एक ओवरव्यू लेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा जैसे कि अफ़गानिस्तान जो है हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। लगभग 70-80 किलोमीटर की उनकी जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ टच होती है। पर क्योंकि पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर का, उसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और उसी कश्मीर के हिस्से से जो अफ़गानिस्तान थी उसकी लैंड बाउंड्री टच होती थी इंडिया से। अब क्योंकि पाकिस्तान ने वो हिस्सा कब्जे में ले लिया है अपने, तो इस वजह से हम डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते और ऐसा अगर हम रास्ता बना पाते कि हम जम्मू कश्मीर से होते हुए डायरेक्ट अफ़गानिस्तान पहुंच पाते, तो हमारे लिए आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा सेंट्रल एशिया का जो दरवाज़ा है, ये पूरा जो रीजन है, हम यहाँ से रसिया से भी ट्रेड कर सकते थे। हम यहाँ से पूरा सबके साथ हम यहाँ से रिलेशन अच्छे से बना पाते। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हम ऐसे करके जा पाते। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान ने उसके ऊपर कर लिया है कब्जा, तो अब हमें ढूंढना दूसरा रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन बना पाएँ। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। और भी काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं जिनके नाम आप जानते होंगे, जो कि पहले सोवियत रसिया का पार्ट थी, सारी की सारी सोवियत रूस का, यूएसएसआर जिसे हम कहते थे। अब वो उससे डिवाइड हो करके यहाँ पे लगभग 10 से 12 कंट्रीज़ बन गई हैं, जिनको कि आप जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। तो ये सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, और भी ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको इस रीजन में मिलेंगी, इस वाले एरिया में, जिसको कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। आपको जानते हो, आपको पता होगा ये कि अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस जो हैं हमारे, वो आज के नहीं हैं। ये एंशियंट टाइम से ही बने हुए हैं। आपको पता होगा सिल्क रूट ने जब था, चाइना जो था वो ट्रेड करता था पूरी दुनिया से, उस टाइम पे हमारे जो राजा हुआ करते थे कुषाण, उन्होंने भी इस एरिया पे पूरा कब्जा किया हुआ था। उसके बाद फिर अशोका है, उन्होंने भी इस पूरे एरिया पे कब्जा किया। तो ये सारे जो हमारे एंशियंट रिलेशंस रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन जब फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इन्होंने इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज बनाई कि अब हमारे रिलेशन जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ इस्टेब्लिश नहीं है। मतलब लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हम एक दूसरी कंट्री से, क्योंकि बीच में कौन है, पाकिस्तान। अब आप इस बारे में भी जानते होंगे, अगर आपने कभी भी अफ़गानिस्तान का नाम सुना होगा, तो उसके साथ एक और जो दूसरा ग्रुप है जिसका हम नाम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं, उसका नाम है तालिबान। अभी क्या है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान में कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रहती है। तो अगर हमें अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तालिबान के बारे में बात ना करें। तो क्या है कि अब इंडिया भी क्योंकि एक मेजर प्लेयर है इस एरिया में, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया ने हमेशा ही इस बात पे भरोसा किया है, इस बात पे हम हमेशा बोलते हैं कि जो पीस प्रोसेस है, यानी कि जो लड़ाई चल रही है अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, तो उनके बीच में पीस होनी चाहिए। तो जो पीस प्रोसेस होनी चाहिए वो हमेशा अफ़गानिस्तान लेड, अफ़गानिस्तान आउंड और अफ़गानिस्तान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से चली गई हुई है, मैंने क्या बोला, तो मैं आपको ये बताता हूँ। अफ़गानिस्तान लेड मतलब कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, जो कि आज वहाँ पे उनके अशरफ गनी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, तो उनके द्वारा मुहिम चलाई जाए कि अफ़गानिस्तान लेट पीस हो। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बाहरी कंट्री, अमेरिका आ जाए या रसिया आ जाए या चाइना आ जाए या पाकिस्तान आ जाए और मीडिएट करके हम बोले कि नहीं नहीं अब आपस में सुलह कर लो। ऐसा नहीं, अफ़गानिस्तान लेड होना चाहिए पीस प्रोसेस। अफ़गानिस्तान आउंड होना चाहिए, मतलब कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। हमेशा अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे कि उनको किस तरीके से पीस मेंटेन करना है तालिबान के साथ। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान कंट्रोल, मतलब उनका फुल कंट्रोल होना चाहिए उनके ऊपर जब वो डिसीजन ले रहे हैं, तो कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसा कि नहीं नहीं आप इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, नहीं तो हम रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, या ऐसा कोई भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो वो अफ़गान कंट्रोल होना चाहिए। इसे कहते हैं हम अफ़गान लेड, अफ़गान आउंड एंड अफ़गान कंट्रोल। ये मैंने आपको एकदम लेमन टर्म आसान भाषा में समझाया है कि इस टर्म का मतलब क्या है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, यानी कि ट्रेड होता होगा जब दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश होंगे, जब आपस में ट्रेड करेंगे हम। तो हमारा जो ट्रेड है अफ़गानिस्तान से वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता अफ़गानिस्तान के साथ, इस वजह से हमारा जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की वजह से उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना हम उसे कर सकते थे। जबकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और अफ़गानिस्तान जो है वो भी, उसके पास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो ऐसे में हमारा जो ट्रेड है वो टोटल हम जो आपस में करते हैं बायलैटरल ट्रेड एक साल का, वो है केवल $1 बिलियन। ये आप देख रहे हैं, आपके लिए मैंने लिख दिया है। तो $1 बिलियन जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इस वजह से हम कर नहीं पाते ज़्यादा ट्रेड। और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके यहाँ पे अफ़गानिस्तान में नई नई चीज़ें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकें अपने अफ़गानिस्तान भाई बहनों को। तो इस वजह से क्या है कि हमने वहाँ पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। यानी हम उनके लिए रोड बनवा रहे हैं, हम उनके लिए हाईवे बनवा रहे हैं, हम उनके लिए डैम्स बनवा रहे हैं, हमने उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है अभी, अगर आपको पता होगा तो टोटल और जो सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है हमारा अभी तक अफ़गानिस्तान के लिए जो हमने किया है, वो है
हम एक जो वो रोड डेवलप कर रहे हैं, अगर आपने नाम सुना हो, उसका नाम है जहेदान दिलाराम रोड हाईवे कहते हैं इसे हम, जहेदान दिलाराम हाईवे। तो ये याद कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कहीं पूछ सकता है कि जहेदान दिलाराम रोड प्रोजेक्ट जो है ये किस देश में हो रहा है। तो इस बारे में अभी मैं आपके साथ आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को अभी यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा आगे डिटेल में कि हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम और भी किस किस फील्ड में हम अफ़गानिस्तान का की हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बने और उसको किसी भी दूसरे देश की ज़रूरत ना पड़े अपनी पीस के लिए, मतलब अपने यहाँ पे शांति बनाने के लिए। तो ये देखिए हम उनकी आर्मी को ट्रेनिंग करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अफ़गानिस्तान के सैनिक हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब अफ़गानिस्तान के सैनिक हैं और इंडियन आर्मी के पास ये आए हुए हैं। इंडियन आर्मी इनको ट्रेनिंग दे रही है। तो अफ़गान की जो नेशनल आर्मी है वो इंडिया के पास आती है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उनके यहाँ पे जो तालिबान हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके साथ वो लड़ाई कर सकें और उनको किसी बाहरी देश की ज़रूरत ना पड़े अपने यहाँ पे पीस लाने के लिए। उनके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो इसमें से क्या होता है, इंडिया उनके जो छात्र पढ़ना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के इंडिया में, उनको हम काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको हम बुलाते हैं इंडिया में, और कई सारों को हम फ्री में एडमिशन देते हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपने यहाँ पे जा कर के वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दे सकें। इंडिया ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो अगर इंडिया हॉस्पिटल बनाएगा तो डॉक्टर भी तो चाहिए, इंडिया वाले डॉक्टर कब तक जाके वहाँ पे काम करेंगे। तो इस वजह से हम अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इंडिया वालों को खुद ना जाना पड़े वहाँ पे हर काम करने के लिए। और भी कई सारी तरीके की ट्रेनिंग होती है जो कि इंडिया है वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करता है। तो हर हेल्प में हम उनकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अब ये देखिए कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपके लिए लगा दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए जैसे आपको सही लगे, क्योंकि ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि हमने किस देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई है। देखिए हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग मैंने आपको बताया था अभी कि मैं आपको बताऊँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए मैंने आपके लिए फ़ोटो भी लगा दी है यहाँ पर। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बनवाई है अफ़गानिस्तान की, और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। ये आप इसका डोम देख रहे हैं, ये एशिया में जितनी भी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें सबसे बड़ी डोम्स में से एक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल काम चलाऊ बना दिया कि बस काम चला लो अपना, ऐसा नहीं है। हमने बनाया है कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है 30 40 50 साल 70 साल, तो ये उनकी जो हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दी है ये वहाँ पर रहे हमेशा एज ए धरोहर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप के लिए। ऐसा ना हो कि हमने बस बना दिया 10 20 लाख रुपये लिए और बना के किनारे, ऐसा नहीं। हमने प्रॉपर जो सही से देखने में भी अच्छा लगे और वहाँ पे प्रॉपर स्पेसियस हो वो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोगों के बैठने की जगह है। ये देखिए अलग मीटिंग रूम है, लाइटिंग, प्रॉपर गार्डन, हर चीज़ की हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। उसके बाद ये देखिए, ये हमने जारान दिलाराम हाईवे जो मैं आपको भी बता रहा था, तो आप ये स्पेलिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो वहाँ पे जारान दिलाराम, तो कई सारे बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज जाते हैं कि स्पेलिंग क्या है। तो आप ये देखिए ये जारान दिलाराम हाईवे की फ़ोटो है। अभी क्या है कि मैंने आपको बताया कि पहले हम यहाँ से डायरेक्ट लिंक करते थे इनके साथ, लेकिन अब ये देखिए आप, ये जो लाइट ग्रीन वाला कलर है ये पाकिस्तान है, इसने कर लिया यहाँ पे कब्जा। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब अफगानिस्तान की हमारे साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लग पाती है। तो अब इंडिया को यहाँ पे जाना है, तो पहले हम इतना आसानी से जा सकते थे सोचिए, अब हमें यहीं पे सही जाने के लिए अब हम ऐसे जाते हैं। ये देखिए आप, ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान है। तो अब ईरान का जो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ये देखिए हम यहाँ मुंबई से चले हम यहाँ चाबहार पहुँचे, हम चाबहार पहुँच गए हम। अब चाबहार में क्या है, यहाँ पे हमने रेलवे लाइन डेवलप की है पहले ईरान में, और फिर वो ईरान जो रेलवे लाइन है वो पहुँचती है यहाँ तक। ये वाली लोकेशन देख रहे हैं आप, ये जो अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर है यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद यहाँ से हम बनाते हैं हाईवे, और हाईवे का नाम क्या है, जारांज तेलाराम हाईवे। ये देखिए आपके लिए मैंने लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस हाईवे से हम वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाएंगे और हम ट्रेड कर पाएंगे आपस में। अब क्या है कि एक बार हम अफगानिस्तान पहुँच गए, फिर जो मैंने आपको पहला मैप दिखाया था उसमें आपको बताया था मैंने, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है उनसे हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम रशिया से ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए आप, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है मैप में, तो इन सब कंट्रियों से भी हम ट्रेड कर पाएंगे आसानी से। तो इस वजह से भी ये जारान दिलाराम हाईवे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जो कुछ इंडिया बना रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। ये देखिए हमने एक फ्रेंड ने एक डैम बनाया था वहाँ पे, पहले तो उसका नाम था सलमा डैम, अब उसका नाम वो हरी रिवर पे बना। अब देखिए अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनका नाम क्या है, हरी रिवर। तो इससे पता लगता है कि सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ। ये कोई 10 20 50 साल पहले की दोस्ती नहीं है, हमारे वहाँ पे हज़ारों साल से संबंध है। वहाँ पे जो नदियाँ हैं, पहले वहाँ पे इंडिया में जो लोग आज रह रहे हैं वही अफगानिस्तान में भी रहा करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बांट दिया तो इस वजह से ये कंट्रीज अलग अलग हो गई। तो ये हरी रिवर पर बना हुआ है सलमा डैम। तो सलमा डैम इसका नाम पहले था। ये देखिए आपके लिए फ़ोटो लगाई है मैंने, इस पर देखिए इन्होंने ये जूम नहीं हो पाएगा नहीं तो मैं आपको दिखाता है। ये देखिए आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पर लिखा हुआ है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये वहाँ पे अफगानिस्तान ने
इस तरीके से लिखा हुआ है, सलमा डैम इसका नाम था पहले, लेकिन अब इंडिया ने अब अफगानिस्तान ने बोला इंडिया से कि हम इसका नाम बदल के अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखना चाहते हैं। तो ये इन्होंने ये तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक दूसरा और डैम बना रहे हैं। ये तो थोड़ा छोटा था, मतलब वैसे छोटा नहीं है, कंपेरेटिवली छोटा है। अब इससे भी हम एक बड़ा डैम बना रहे हैं, इसका नाम है सहतूत डैम। ये कहाँ बनेगा? काबुल रिवर पे। जो काबुल रिवर है ये अफगानिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है, और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर समझ रहे हैं मतलब आप, कि ये पाकिस्तान में भी बहती है और अफगानिस्तान में भी बहती है। तो पहले क्या था कि अफगानिस्तान के की जो पानी की ज़रूरतें थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान जो गरीब देश है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पे डैम वगैरह बना पाएँ। तो क्या होता था कि जो सारा का सारा पानी अफगानिस्तान का वो फ्लो करके पाकिस्तान में चलाता था, और पाकिस्तान वाले सारे के सारे पानी का जो मज़ा लेते थे, अपनी खेती कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि इंडिया ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। इंडिया ने एक डैम पहले बना के दिया उन्हें, सलमा डैम। दूसरा डैम हम उनके लिए बना रहे हैं, सहतूत डैम। अब जब ये सहतूत डैम बन जाएगा तो क्या होगा कि पानी जो अभी फ्लो होकर के पाकिस्तान में चलाता था वो हम अफगानिस्तान के लिए रोक देंगे। तो इसमें से क्या, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि पहले तो हम इसका बहुत मज़ा लेते थे, पानी अब ये था अफगानिस्तान का, लेकिन मज़ा कौन ले रहा था? पाकिस्तान। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम काबुल के ऊपर बनाएंगे सहतूत डैम। ये बहुत ही बड़ा डैम बनाने वाले हैं हम। उससे क्या होगा कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये देखिए, हम इनके लिए इनके पास इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी नहीं थी। इतना गरीब देश है अभी अफगानिस्तान, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर, बहुत ना के बराबर है। तो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रिड भी नहीं थी। एक तो होता है कि केवल इलेक्ट्रिसिटी बनाना, हम इनके लिए पूरी ग्रिड बना के दे रहे हैं इनको, कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप ग्रिड लो पूरी, कई मेगावाट की, हज़ारों मेगावाट की हम ये इनके लिए ग्रिड बना के तैयार कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान जो है वो भी प्रॉस्पेरस हो पाए और वहाँ पे भी पीस आ पाए, और तालिबान से वो लड़ाई ना करते रहें। तालिबान में जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें, वो क्यों ज्वाइन करें? वो गरीबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे लोग वहाँ पे एजुकेटेड होंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और वो लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो ये सब आतंकवाद चला जाता है। ये क्या है, ये सब टेम्परेरी है। अगर एक बार वहाँ पे सही तरीके से लोगों को एजुकेशन मिल गया तो कोई नहीं जाएगा। एजुकेशन क्यों नहीं मिला? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब जब डैम्स वैम्स क्या होते हैं, ये अगर बनते हैं, जैसे आप याद कीजिए इंडिया जब आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या किया? हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाई, डैम्स बनाए बड़े बड़े। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉस्पर होती है कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो यही सब अफगानिस्तान में अब इंडिया कर रहा है। तो इंडिया ये जो कर रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा गुडविल कमा रहा है वहाँ अफगानिस्तान में। आज अगर आप किसी भी अफगानिस्तानी से बात कर लेंगे तो हर कोई इंडिया की तारीफ़ करता है। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं इंडिया ख़राब कंट्री और पाकिस्तान अच्छी कंट्री, जबकि पाकिस्तान उनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन आजकल हर कोई जो वहाँ पे अफगानिस्तान में रहता है वो सब कोई चाहते हैं कि हमारे ऐसे ही रिलेशन बने रहें इंडिया के साथ। तो यहाँ तक जो टॉपिक था ये तो था आसानी से समझ में आने वाला टॉपिक। लेकिन अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है ये होगा एकदम, अगर इसको आप समझना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करूँगा बहुत ही क्रिस्प मैनर में, आसानी से लेमन टर्म्स में, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपने अगर कोई लाइन मिस की तो आप समझ नहीं पाएंगे कि डॉट कैसे कनेक्ट हुए। तो इसमें से क्या है कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आप जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और उनके जो तालिबान के बीच में लड़ाई चल रही है उसमें पीस कैसे है। तो पीस टॉक्स के बारे में, अफगानिस्तान पीस टॉक इसका नाम है। लेकिन ये किसके किसके बीच में हो रही है? ये हो रही है यूएस और तालिबान के बीच में। अब आप बोलेंगे यूएस कहाँ से एंट्री हुई? तो जब याद करिए 9/11 का वो अटैक, जब 2001 में अटैक हुआ था, याद है आपको? वो तालिबान का जो सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक था ओसामा बिन लादेन। तो लादेन ने क्या किया था, प्लेन उड़ाया और ले जाकर के सीधा अमेरिका के ट्रेड टावर, जो वर्ल्ड टावर ट्रेड टावर था उनका, उसमें जाकर उन्होंने ठोक दिया था। तो उससे क्या हुआ था, पूरा का पूरा जो बिल्डिंग थी वो एक तरीके से धराशायी हो गई। वो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे मेन बिल्डिंग्स में से थी। तो इससे क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स की इज्जत थी पूरी दुनिया में, उस पर धक्का लगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया दिमाग ख़राब। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि अब मैं जो आतंकवाद है इसको एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अब उस टाइम पे गर्म हो गया यूएस, उसको लगा कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, हमारे ऊपर अटैक कर दे रहा है कोई टुच्चे मुच्चे आतंकवादी है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने सैनिक उतार दिया अफगानिस्तान में। उन्हें पता लगा कि रहते ये सारे के सारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर क्या है कि हम सैंक्शन वैक्शन लगा के काम चला लेते हैं, थोड़ा प्रेशर बना देता है अमेरिका तो काम चल जाता है। लेकिन अफगानिस्तान क्या है कि वो टोटल वहाँ पर तालिबान बहुत बड़ी एक फोर्स है। तो उनको अगर उनसे लड़ाई करनी है तो सैंक्शन से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे तुम्हें अपनी सेना बुला करके और डायरेक्ट पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी तुम उनको हरा सकते हो। तो इस वजह से क्या हुआ, 2001 में बहुत सारी सेना बुलाई अमेरिका ने अपने देश की, और जो उसके नाटो के एलाइज हैं, आप नाटो के एलाई जानते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज, आप कोई सी भी यूरोप की कंट्री का नाम ले लो, वो सारी की सारी उसमें शामिल है, और अमेरिका। तो इन सारी कंट्रीज़ की जो आर्मी थी वो कहाँ उतरी? अफगानिस्तान में। और इन्होंने क्या किया कि ढूंढ ढूंढ के चुन चुन करके जो तालिबान के लड़ाके हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तालिबान, उसके अंदर कौन से लड़ाके हैं जो उनको उनको कहते हैं हम टेररिस्ट, वो हैं आतंकवादी, ओसामा बिन लादेन, ये सब पहले कहाँ रहते थे? तालिबान में रहते थे। तो अभी क्या हुआ कि वहाँ पे यूएस ने बुला दी अपनी फोर्स, और यूएस ने बोला कि ये चुन चुन के मारो, जितनों को मार सकते हो मारो, जो दिखाई पड़े गोली मार दो। तो एकदम वहाँ पर भयंकर तांडव चालू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ
कि 2014-15 तक ऐसा ही चलता रहा और अमेरिका वालों ने बहुत सारे सैनिकों को मारा, तालिबान के जो लड़ाके थे, जिन्हें आप टेररिस्ट भी कह सकते हैं, तो उनको मारा बहुत सारों को। उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका में इलेक्शन हुए, जब बराक ओबामा 2 बार जीते, उसके बाद फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बने यहाँ पे प्रेसिडेंट यूएस के। अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे यूएस के प्रेसिडेंट, वो थे समर्थक इस बात के कि अमेरिका जो है वो किसी दूसरे की लड़ाई क्यों लड़े। अगर मान लो कि कल को हमने इनकी सारी जितने भी तालिबान के लड़ाके इनको मार दिया, और मान लो कि अगर पीस आ भी गया, तो उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। अमेरिका को तो कुछ फ़ायदा खास नहीं होने वाला है। अमेरिका को हाँ ये है कि टेररिस्ट अटैक एक आध दो जो होते हैं कभी साल में, जैसे मान लो एक बार 2001 में हुआ था, उसके बाद से बहुत कभी नहीं हुआ, या रेयरली कभी हुए हो तो एक आध दो लोग मर गए होंगे, वैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा उसका वो कौन होगा, अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे आएगी पीस। और उनके अगल बगल की कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हुआ या फिर ईरान हुआ, जो कंट्रीज मतलब बॉर्डर शेयर करती हैं अफगानिस्तान से, तो उससे अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं होगा, ऐसा मानना था डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम अपनी सेना को बुलाएंगे वापस, हम यहाँ पे नहीं खर्च करने वाले एक भी चवन्नी है, हमने कर दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च, हमारी सेना यहाँ मर रही है, हमारे बम यहाँ ख़राब हो रहे हैं, हम यहाँ पे अपाचे और ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और हमारे यहाँ सारा रहने का खाने का इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो हमारे अमेरिका के सैनिक इतने दूर आकर के अफगानिस्तान में लड़ाई क्यों लड़ें किसी दूसरे देश के लिए। इन्होंने बोला मैं अपनी सेना बुलाऊंगा पूरी की पूरी वापस, ये इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था। तो अब जब वो आ गए, प्रेसिडेंट बन गए वो 2016 में, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाना के लिए काम शुरू कर दिया। इन्होंने जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं उनके साथ कई सारी मीटिंग्स करी, उन्हें बताया कि अगर आप अमेरिकन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, या फिर आप अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे पीस इस्टेब्लिश करने की, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, तो अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। तो उससे आपको भी फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है कि आपके तालिबान के जो लड़ाके हैं वो नहीं मरेंगे। तो उससे और इस एरिया में अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो आप भी यहाँ पे इलेक्शन लड़िए। उन्होंने बोला कि मतलब जो शांति वाला पाथ होता है उसको अपनाओ, आप वो आतंकवाद को छोड़ दो, आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ो, और अगर आप जीत जाते हो अपनी गवर्नमेंट बनाओ, आप भी खुश रहो, और जो जन देश है आपका वो भी खुश रहेगा, और अमेरिका भी यहाँ से चला जाएगा, हमें भी आपको मारने में कुछ मज़ा नहीं है। तो तालिबान वालों को भी लगा कि हाँ ही इज टॉकिंग सेंस, कुछ काम की बात कर रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बातें हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 मेजर डिमांड रखी यूएस ने कि हमें जी ये 3 काम अगर हमारे हो जाएँ तो हम यहाँ से निकल लेंगे, हमें आपको मारने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और हमारी भी उसमें काफ़ी सारे पैसे हो रहे हैं खर्च, तो हम नहीं चाहते कि हमारा यहाँ पे हो बिल्कुल भी नुकसान और हम यहाँ पे और टाइम लगाएं अपना। तो इन्होंने बोला हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अब वापस जाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, लड़ाई हो रही है और अमेरिका निकल गया। इससे क्या होगा, अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो जाने से पहले वो ये देखना चाहते थे कि वहाँ पे थोड़ी बहुत पीस आ जाए, टेम्परेरी ही हो चाहे वो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ऐसा नहीं वो सोच रहे कि मतलब अब हमेशा अनंत काल तक अगले 50 साल तक यहाँ पे शांति रहेगी, ऐसा नहीं। वो चाहते हैं कि टेम्परेरी पीस हो जाए एटलीस्ट, ताकि जो अमेरिका है उनकी बेइज्जती ना हो पूरी दुनिया में कि यहाँ लड़ाई हो रही है और ये निकल लिए। तो इन्होंने ये 3 डिमांड रखी उनके तालिबान के साथ। तो ये 3 डिमांड क्या थी कि एक तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जाने के लिए परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में। मतलब अफगानिस्तान की जो आर्मी है, देश की जो आर्मी है, अगर तालिबान का कोई भी सैनिक जो है वो अफगानिस्तान के आर्मी के सैनिकों से ना लड़ाई करे। वो नहीं चाहते कि एक तरफ तालिबान की सेना, एक तरफ अफगानिस्तान की सेना, और दोनों आपस में लड़ाई करें, गोलियाँ चलाएं और दोनों के देशों के लोग, दोनों की संगठनों के लोग मरें। तो इन्होंने बोला कि परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए। तो फिर अभी अभी ये सब मेजर डिमांड्स हैं जो रखी है उन्होंने। और तीसरी डिमांड उन्होंने रखी कि अफ़गानिस्तान जो है वो अभी क्या है कि तालिबान जैसे एक आतंकी संगठन है, तो इस तरीके से अगर वो कल को यहाँ से अमेरिका से चले, अमेरिका वाले यहाँ से चले जाते हैं तालिबान, अरे अफ़गानिस्तान से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नया ग्रुप बन गया। जैसे कि आप सीरिया देख रहे हैं, सीरिया में कई सारे आतंकी संगठन जैसे ISIS हुआ, या पाकिस्तान में कितने सारे अलकायदा हुआ, और भी कई सारे ऐसे संगठन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल को कि अफ़गानिस्तान में हर देशों का संगठन बन जाए। तो ये रोकना जिम्मेदारी होगी किसकी, तालिबान की गवर्नमेंट की, अरे तालिबान की और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की। दोनों लोग मिलकर के डिसाइड करें कि वहाँ पे कोई भी बाहरी ताकत आकर के अपना आतंकी संगठन ना बनाए। तो ये 3 डिमांड मेजर वहाँ पे इन्होंने अपनी अमेरिका ने रखी तालिबान के सामने। अब जब ये 3 डिमांड इन्होंने रखी, तो अब ऑब्वियस वाली बात है कि जो तालिबान वाले हैं वो भी तो कुछ डिमांड रखेंगे, दोनों लोग आपस में बात करेंगे तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड होगा। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये हुई कहाँ थी, टॉक जो थी ये हुई थी दोहा में। कहाँ हुई थी, दोहा। दोहा जगह जो है वो कहाँ पर पड़ती है, कतर। कतर एक देश है, इसकी राजधानी का नाम क्या है, दोहा। तो ये आप याद कर लीजिए, इसका कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान पीस टॉक्स जो हुई थी यूएस और तालिबान के बीच में, वो किस देश में हुई थी, तो कतर में हुई थी, और कतर की राजधानी क्या है, दोहा। तो याद कर लीजिए आप। तो अब ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ ये मेजर डिमांड जो थी तालिबान की वो क्या थी। तो मेजर डिमांड आप ये देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि आज तक जितने भी हमारे सैनिक पकड़े हुए हैं अमेरिका वालों ने, भाई लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, मैंने आपको बताया भी मार रहे थे अमेरिका वाले ढूंढ ढूंढ के, जो जिंदा पकड़ लिया उन्होंने गलती से, वैसे तो वो मारने ही जाते थे लेकिन उन्होंने एक आध पकड़ लिया गलती से, तो उन्होंने क्या किया,
जेलों में बंद कर दिया। तो अब तालिबान वाले बोल रहे हैं कि हमारे जो भी तुमने पकड़े हुए हैं वो सारे के सारे छोड़ दो। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि उसामा बिन लादेन जो था वो भी ऐसे ही बड़ा लीडर था ना तालिबान का, तो इसी तरीके से अब जैसे वो मर गया तो नए नए लीडर्स होते हैं, कोई कमांडर है, कोई उससे बड़ा कमांडर, कोई एरिया कमांडर, कंट्री कमांडर। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो लीडर्स हैं हमारे, उनके ऊपर जो तुमने सैंक्शन लगाए, सैंक्शन मतलब किस तरीके के होते हैं कि इनके कोई अकाउंट होंगे अगर तो वो फ्रीज हो जाएंगे, ये एक देश से दूसरे देश ट्रैवल नहीं कर सकते, और अलग अलग इस तरीके के जो सैंक्शन होते हैं वो सारे हमारे लीडर्स के ऊपर से हटा दिए। तो इस तरीके से बात हो रही थी। तो तालिबान ने पहले तो बोला कि ठीक है हम एग्री कर रहे हैं, फिर अमेरिका वालों ने क्या बोला कि हम भी अपने सैनिक ले जा रहे हैं। तो अमेरिका वाले जैसे ही अपने 2-4 हज़ार 5 हज़ार सैनिक यहाँ से लेके गए अमेरिका वाले, अभी यहाँ पे अफगानिस्तान में काफ़ी सारे सैनिक बचे हुए थे, पर तभी क्या हुआ, वापस से तालिबान ने वही काम शुरू कर दिया जो पहले उन्होंने बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए, रेप चालू कर दिए, वापस से वही मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वापस से वही काम शुरू कर दिया जो अमेरिका ने मना किया था। तो इस वजह से क्या हुआ, अभी 2019 में 19-20 में पीस टॉक चली, लेकिन अभी अपने एंड तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं अभी कि क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया। हमारा जो टोटल अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में वो कई बिलियन डॉलर्स में है। 20 बिलियन डॉलर का तो मैंने आपको बताया केवल हमने वहाँ पे जो हम उनकी जारान दिलाराम एक्सप्रेसवे है वो हम रोड बनाने के लिए पूरा बाहर से कनेक्ट करने के लिए उसमें जो खर्चा आ रहा है वही केवल 20 बिलियन डॉलर आ रहा है। उसके बाद जो है लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया ताकि उनके डैम्स बने, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स बने, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमने वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। तो भाई अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है दूसरी कंट्री में, तो हमारा भी तो कोई रोल होना चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया ने बोला है कि हम तालिबान से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तालिबान क्या है, एक है आतंकी संगठन, और इंडिया क्या है, एक कंट्री है सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम नहीं चाहते कि हम एक आतंकी संगठन से बात करें। इंडिया ने बोला है कि हम बात करेंगे केवल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से, हम नहीं बात करने वाले किसी भी आतंकी संगठन से। आइए अब हम देखते हैं, एक नज़र मारते हैं कि इंडिया को इन बातें जो पीस टॉक्स हो रही हैं उनका हिस्सा बनना क्यों ज़रूरी है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, इंडिया को बातें करनी चाहिए तालिबान से या नहीं। तो फ़िलहाल मेरे को क्या लगता है वो मैं बता रहा हूँ, और जो मैंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो बड़े बड़े हमारे जानकार होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब अफगानिस्तान क्या है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो ऑब्वियस वाली बात है उसके अगल बगल की जो थोड़ी पावरफुल कंट्रीज होती हैं होंगी, वो अपना वहाँ कोशिश करेंगे कि हम भी इन पीस टॉक्स में शामिल हों, ताकि ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो कि हमारे अगेंस्ट में आ जाए। तो इस वजह से क्या है कि पहले यही जो आज इंडिया की पॉलिसी है कि हम कभी भी आतंकी संगठन से बात नहीं करेंगे, यही पॉलिसी पहले ईरान की भी थी, यही पॉलिसी पहले रसिया की भी थी। लेकिन अब इन लोगों ने जैसे देखा है कि तालिबान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है वहाँ पर, काफ़ी सारी वहाँ की जनता जो है अफगानिस्तान की वो भी सपोर्ट करती है तालिबान को। तो तब से उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि अब हम तालिबान से बात करेंगे। तो उन्होंने अपना जो पहले स्टैंड था उनका, उन्होंने वो धीरे धीरे उसको स्लो किया है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया कि अब हम भी बात करने में इंटरेस्टेड हैं तालिबान से, और हम देखते हैं किस टर्म्स पे इनसे आसानी से बात करके पीस टॉक्स इस्टेब्लिश हो सकती है। तो इंडिया भी इन कंट्रियों से सीख सकता है कि हमेशा ऐसा नहीं कि हम एकदम पत्थर की तरह खड़े रहेंगे, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसी हमारी ज़रूरत है, जैसी इंटरनेशनल पॉलिटी चेंज हो रही है, उसी तरीके से हमें भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हम इस गेम में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेजर पावर का गेम है, यहाँ पे हम पीछे छूट जाएंगे। तो हम ऐसे नहीं होना दे सकते, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो पीस टॉक्स हुई इसमें कौन था, यूएस था, तालिबान था। अब यूएस की हेल्प कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान से यूएस वालों ने बोला है कि क्योंकि पाकिस्तान के लिंक्स हैं तालिबान के साथ, ऐसा यूएस को पता है। तो यूएस वालों ने बोला है पाकिस्तान से कि हमारी तालिबान से बात करवाओ। तो पाकिस्तान क्या है, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है इन बिटवीन यूएस एंड तालिबान। तो इससे क्या होगा कि कल को अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता है कि कोई पीस डील बन जाती है और वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और सपोज़ करो मैं ये कहता हूँ कि जीत जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है और जो ओरिजिनल अभी सिविल गवर्नमेंट है वहाँ पे वो हार जाती है, अशरफ गनी की जो अब्दुल्ला की सरकार की गवर्नमेंट है ये हार जाती है मान लो एक मिनट के लिए, तो क्या होगा फिर। तो पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा, वहाँ पे प्रॉक्सीज यानी कि आतंकवादी ट्रेनिंग देगा उन लोगों को, और उन लोगों से बोलेगा इंडिया में अटैक करो। तो इस वजह से क्या है, इंडिया को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। इंडिया ऐसा नहीं कह सकता कि हम नहीं हम केवल अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बात करेंगे। इंडिया को भी बदलते हुए समय के साथ अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा, अब आप चाइना को ले लीजिए। चाइना देखिए आप कि पहले वो बिल्कुल भी, जब तक वहाँ पे यूएस था अफगानिस्तान में, तब तक वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे उन्हें पता लगा कि अब यूएस जो है वो छोड़ के जाने वाला है, तो तब से क्या हुआ है, उन्होंने अपनी वहाँ पे चहलकदमी बढ़ा दी है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा पार्टनर है पाकिस्तान, उनको ऑल वेदर फ्रेंड है। हमेशा बुरे वक्त में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना साथ साथ रहे हैं। तो खैर चाइना का बुरा वक्त तो आता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा बुरा वक्त चलता रहता है, तो चाइना उन्हें सपोर्ट करता रहता है। तो अभी क्या है कि चाइना को पता है कि वो कर रहे हैं, उइघर मुस्लिम्स का आपने अगर नाम सुना हो, उइघर मुस्लिम्स,
उनके ऊपर कर रहे हैं वो अत्याचार। अब उइगर क्या है, मुस्लिम्स हैं, तो अभी यहाँ पे क्या है, तालिबान जो है वो भी मुस्लिम्स हैं, कट्टरपंथी जो मुस्लिम्स होते हैं वो है। तो चाइना को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम उइगर्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इससे तालिबान की जो वहाँ पे वो संगठन है उनको कुछ दिक्कत होने लगे और वो अपने आप को उनका सगा समझने लगे कि भाई उइगर उइगर मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, चाइना में भी फिर ये सब अटैक्स वटैक्स चालू हो जाएंगे, आतंकवादी हमले चालू हो जाएंगे, जैसे अभी इंडिया में कश्मीर में होता है हमारे इंडिया में, ऐसा ही चाइना के साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या है, चाइना बहुत अलर्ट है, चाइना समझदार ऐसे ही है। ऐसे चाइना भी इसको हल्के में नहीं लेने वाला है, क्योंकि चाइना को पता है कि जो सिंजियांग रीजन में कर रहे हैं वो गलत है उइगर मुस्लिम के साथ। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि तालिबान वाले उनके साथ अपने आप को फील करने लगे और चाइना पर अटैक करना शुरू कर दें। तो इसलिए चाइना भी इन्वॉल्व है वहाँ पे अच्छे तरीके से, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है, रसिया भी इन्वॉल्व है। तो इंडिया भी अगर तालिबान से बात करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तालिबान में, हम तो हमारी गुडविल जो है वो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि तालिबान को बहुत सारे लोग वहाँ के सपोर्ट करते हैं। तालिबान को अफगानिस्तान के लोग जो हैं काफ़ी सारे सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे खिलाफ ही हैं। तो इस वजह से क्या है कि तालिबान चीज़ जो इंडिया की इमेज है, तो अफगानिस्तान में तालिबान कभी ये नहीं कहता कि इंडिया के अगेंस्ट हैं हम, या फिर इंडिया अगर आएगा तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम है। तो तालिबान जो है वो हमारी तरफ एकदम न्यूट्रल है, उनसे वो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है। तो अगर इंडिया बात करना चाहता है तो हम बात कर सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड चैनल्स हैं जो ओपन है, हमारे बंदे हैं जो ऐसे जो कि ऐसी पोजीशन पे हैं जो कि हम तालिबान से अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनसे हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हमारे बेनिफिट में रहेगा, क्या तुम्हारे बेनिफिट में रहेगा, कैसे हम करेंगे तो पीस प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से चल पाएगा। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो तालिबान को इन्वॉल्व कर सकता है और अफगानिस्तान के साथ हम मिल करके, और हम जो ऐसा अगर हम ये कहें केवल कि अफगानिस्तान और तालिबान दोनों के साथ अगर हम बात करेंगे तो वो एकदम बेस्ट अप्रोच रहेगा, ऐसा नहीं है। बेस्ट सबसे क्या होगा कि जितनी भी मेजर प्लेयर्स जो हैं वो इस रीजन में जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, रसिया हुआ, यूएस हुआ, चाइना हुआ, हम सारे एक टेबल पर बैठ करके हम ऐसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं ताकि इतना आसान ना हो तालिबान के लिए कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना कि वो वहाँ पे आतंकवाद फैलाना शुरू कर दे। तो इस तरीके से हम प्रेशर बना करके वहाँ पे हम पीस ला सकते हैं अफगानिस्तान में, और दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। अब इंडिया का ऐसा मानना है कि जो पीस प्रोसेस होना चाहिए वो 4 Ds पे बेस्ड होना चाहिए। अब ये 4 Ds कौन सी हो सकती हैं? डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हम भी चाहेंगे कि आगे चल के अफगानिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। तो एक तो हो गया डेमोक्रेसी, पहला डी। दूसरा डी क्या हो गया? ये है डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि जब तक डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर भुखमरी है, गरीबी है, लोग कम एजुकेटेड हैं, तब तक वहाँ पे उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। बेवकूफ़ बना के आतंकी संगठनों में शामिल कर लो, उनका माइंड वॉश करो, ब्रेन वॉश करो, उनसे बोलो कि ये गलत है ये सही है, अपने हिसाब से उनको पट्टी पढ़ा दो और वो आतंकवादी बन जाएंगे। ये आसान काम है। तो हम अगर डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, लोग पढ़ाई करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डिफेंस, डिफेंस का मतलब ये नहीं कि अपनी सेना वहाँ पर उतार दो, या अमेरिका अपनी सेना उतार दे, या फिर कोई भी दूसरा देश अपने सेना इंटरफेयर करना जो है वो सही नहीं है। बल्कि इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान के सैनिक जो हैं उनको हम दे सकते हैं ट्रेनिंग, उनको हम दें ट्रेनिंग और वो अपनी देश की खुद सुरक्षा करें। हम उनके देश में इंटरफेयर करें वो सही नहीं है, वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है। अगर उनकी उनकी सेना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कल को अगर कोई भी ऐसा तालिबान जैसा संगठन वहाँ पर क्रिएट होता है तो वो उससे आसानी से खुद ही लड़ सकें और उनको किसी दूसरे देश की ज़रूरत ना हो। और चौथा क्या है कि ये सारा का सारा ये जो हमें 3 पॉइंट करने हैं ये हमें करने हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि हम वहाँ पे या तो अपनी सेना भेज दें या तो फिर हम वहाँ पे कुछ ऐसा करें जो कि उनकी सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो। तो हमें डिप्लोमेसी के साथ, हमें जो फॉरेन पॉलिसी होती है हमारी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ये सारे काम वहाँ पे हो जाएँ। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम पीस प्रोसेस वहाँ पे अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन 4 Ds। ये अपने आप अगर एग्ज़ाम में ऐसा, जैसा मैंने आपको भी बताया, हमने अपना डिटेल डिस्कशन करा है अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर और क्या होना चाहिए, पीस प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो जितना मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, अगर आप इतना सही तरीके से समझते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हैं, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी XYZ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो या वो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, आपको मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल करवाया है ये कहीं पे भी कम नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें, समझें और सही तरीके से आप वहाँ पे लिख के आएँ। आप अगर यहाँ वहाँ पे ये जो भी चीज़ें मैंने बताई अगर ऐसे लिख के आते हैं आप, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियोज़ के बारे में मेरे पता लगता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।